नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 5 जून। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। आज की करंट अफेयर की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित होने वाला भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख। लद्दाख का चुमुर गांव जो है वो केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित होने वाला भारत का पहला मॉडर्न विलेज गांव बन गया है। यहाँ पे 24 घर है और 91 लोगों की पॉपुलेशन है, 91 लोगों की टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, तो इसकी शुरुआत 2023 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा अरुणाचल प्रदेश के क्यूथू में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश का क्यूथू जो है वो भारत का सबसे इष्टतम पॉइंट है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो चुमुर गांव जो है लद्दाख का, ये भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बन गया है। ये जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चीन बॉर्डर के जो गांव हैं उनको डेवलप करना, ताकि वहां पे जो पलायन की समस्या है उसको रोका जा सके, वहां के लोगों को आजीविका मुहैया करवाना, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ये सारा इस प्रोग्राम का ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है विलेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना के तहत नॉमिनेशन मांगे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है रिवर्स ब्रेन ड्रेन के तहत विदेशी भारतीय वैज्ञानिकों को देश वापस लाना। रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जो भारत का ब्रेन बाहर चला गया है, चाहे आप उसको इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कहिए, चाहे आप उसको कम कम पैकेज या कम सैलरी की वजह से कहिए, जो भी रीजन हो, उन लोगों को वापस इंडिया में लाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके लिए उन लोगों को आवेदन मांगे गए हैं और जब वे लोग आएंगे तो उन्हें अच्छी सुविधाएं और अच्छा पैकेज उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि जो भारत का अच्छा ब्रेन है वो विदेशों में न जाकर देश के लिए रिसर्च और अनुसंधान में काम आए। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन के तहत विदेशी भारतीय वैज्ञानिकों को देश वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस मंत्रालय की योजना है? तो शिक्षा मंत्रालय की योजना है। संचालन कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग इसका संचालन करेगा। जो लोग आवेदन करेंगे उनका फाइनलाइजेशन का काम कौन करेगा? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति है, वो उन आवेदन का फाइनलाइजेशन करेगा। आवेदन कहाँ कहाँ के लिए कर सकते हैं? तो भारत के 7 अग्रणी संस्थानों के लिए आवेदन किया जा सकता है, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन किया जा सकता है, और पीएम रिसर्च फेलो जो है उसमें 3 श्रेणियां रखी गई है, यंग रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च चेयर के रूप में उन्हें बांटा गया है। उसी के हिसाब से इसका बजट एलोकेशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अरावली परिभाषा समीक्षा समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो अरावली परिभाषा समीक्षा समिति जो है, अरावली में आपको पता है कि अरावली में हाल ही में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कुछ समय पहले, जिसमें ये कहा था कि वहां पे जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, उन पहाड़ियों को छोड़ के बाकी सभी एरिया में खनन की जा रही है, खनन की जा सकती है। तो उससे 91% अरावली जो है उसके समाप्त होने का खतरा बढ़ गया था। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया गया है, 5 सदस्यीय समिति है, और उस समिति के अध्यक्ष है कंचन देवी। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? कंचन देवी।
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक परिभाषा और सीमांकन के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक 5 स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हमारे अभी मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी और 3 सदस्यों की समिति ने इसके गठन की बात की है। इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष कंचन देवी होगी, जो वर्तमान में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो देहरादून में स्थित है उसकी महानिदेशक है। ठीक है, कारण क्या है उसका मैंने आपको बता दिया कि मुख्य कारण इसका क्या है। ये समिति जो है 31 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इस समिति में कंचन देवी के अलावा ये सदस्य भी शामिल है, जिसमें सुभाष आशुतोष पूर्व महानिदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण, राजेंद्र कुमार शर्मा पूर्व निदेशक भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, ब्रिज मोहन सिंह राठौड़ पूर्व संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय, प्रोफेसर अशोक के भटनागर पूर्व विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, और इनके अलावा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रोफेसर जगदीश कृष्ण स्वामी और प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा को भी शामिल किया गया है। तो आपको मुख्यतः अध्यक्ष का नाम रखना है और एक बार आपको इसे पीडीएफ से पढ़ लेना है जो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेगी, ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पहल को खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन के लिए प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को ये पुरस्कार कौन देता है? तो ये पुरस्कार देता है स्वीडन के वोस्टार्ड में, स्वीडन में एक जगह है वोस्टार्ड में, कर्ट वर्कफोर्स फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और अन्य फाइनलिस्ट को 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 2016 में रेतु संस्थाधिकार संस्था द्वारा की गई थी और ये एक तरह से प्राकृतिक खेती के लिए एक नई पहल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन रहा? अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि पहले स्थान पे लगभग लोगों को पता है कि इलोन मस्क है, तो दूसरे पे कौन था? तो फोर्ब्स ने हाल ही में विश्व के अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। उसमें पहले स्थान पे रहे हैं इलोन मस्क और दूसरे स्थान पे रहे हैं लेरी पेज। दूसरे स्थान पे रहे हैं लेरी पेज। ठीक है, सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में इलोन मस्क लगातार शीर्ष स्थान पर रहे। उनकी अनुमानित संपत्ति 835 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के सह संस्थापक लेरी पेज रहे और तीसरे स्थान पर इसी कंपनी के ही एक संस्थापक सदस्य है सेंग्रिय ब्रिन, ये तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर अमेजोन के जेफ बेजोस और 5वें स्थान पर ओरेकल के लेरी एल्सन रहे। तो ये मुख्यतः आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन रहे, किस कंपनी से इनका संबंध है, और फोर्थ फिफ्थ वाला भी आप देख सकते हैं, और कौन सी लिस्ट कौन जारी करता है, फोर्ब्स द्वारा ये सूची जारी की जाती है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव 2026 में 3 पुरस्कार जीतने वाली मणिपुरी फिल्म बूम के निर्देशक कौन है? तो ये मणिपुरी फिल्म है, इसमें इसके निर्देशक है लक्ष्मी प्रिया देवी। ये महोत्सव जो है इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। इंडो अमेरिका आर्ट एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इस फिल्म को 3 पुरस्कार दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? लक्ष्मी प्रिया देवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म को 3 पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार, लक्ष्मी प्रिया देवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार और गुगुन कैप्थन को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार
दिया गया। इस महोत्सव की का जो आयोजन है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा देश मध्य पूर्व को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश अभी हाल ही में बना है अमेरिका। पहले क्या था कि भारत अपना एलपीजी का 81% जो स्टॉक है वो सऊदी अरब, कतर और इराक से लेता था, लेकिन हॉर्मुज जल संधि के बंद होने के बाद ये पूरा का पूरा जो शिफ्ट है वो अमेरिका की तरफ हो गया। और अब भारत जो है सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है अपने एलपीजी स्टॉक का, जो आयातित हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा आयात किस देश से कर रहा है? यूएसए से आयात कर। एलपीजी जैसा आपको पता है, एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब भारत में अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो 55% हो गई है। इसके दो कारण हैं। एक कारण है हॉर्मुज जल संधि, दूसरा कारण है कि भारतीय तेल कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं, उन्होंने नवंबर 2025 में अमेरिका के गल्फ कोस्ट से 2.2 बिलियन टन एलपीजी आयात करने के लिए एक वर्षीय अनुबंध किया था। उस वजह से भी एलपीजी का आयात जो है अमेरिका से बढ़ा है। हॉर्मुज जल संधि के बारे में समझ लेते हैं। ये जो है ओमान और ईरान के बीच है। ओमान और ईरान के बीच है। ओमान और ईरान के बीच है और ये फार्स की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। 33 किलोमीटर का संकरा पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान ने कब्जा कर रहा है और यहाँ से जो जहाजें आती है उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रही। तो इसी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और भारत जो है इसी साल भारत ने इराक से भी दोबारा आपूर्ति शुरू की थी। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत अभी एलपीजी का ले रहा है यूएसए से, और उसके बाद दूसरा स्थान है ईरान का। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शाकाहारी भोजन वेगन फूड्स के पैकेटों पर एक मानकीकृत शाकाहारी लोगो लगाना किस तारीख से अनिवार्य किया गया है? तो देखिए, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके मूल्यांकन का और उनके संरक्षण का कार्य करती है और सबसे बड़ी संस्था है। तो इसने वेगन फूड के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया है। वेगन फूड क्या होता है? ऐसा फूड जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट शामिल ना हो। जैसे दूध जो है वो एनिमल से आ रहा है, दही जो है वो दूध से बन रहा है, पनीर जो बन रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल ना हो। खाली शाक शामिल हो, यानी शाकाहारी शामिल हो, यानी जो सब्जी और फल है वही उसमें खाली शामिल हो। तो ऐसे फूड के ऊपर पहले क्या था कि इसे शाकाहारी की श्रेणी में ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर अलग से लोगो मार्क करने का आदेश दिया है और इस तरीके का ये लोगो होगा। बी लिखा रहेगा, ऊपर हरी पत्ती रहेगी, चौकोर होगा चारों तरफ और नीचे बैगन लिखा रहेगा। ये कब से शुरू होगा? तो ये आपका शुरू होगा 1 जुलाई 2027 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या चीजें रहती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने प्रौद्योगिकी, कौशल प्रशिक्षण और लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए जर्मनी के किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जर्मनी का एक प्रांत है थुरिगिया, उसके साथ इस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। किस सरकार ने किए हैं? तेलंगाना सरकार ने किए हैं। कहाँ पे किए हैं? हैदराबाद में किए हैं। होगा क्या इस समझौते में? टेक्नोलॉजी, कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप और लाइफ साइंसेज, यानी उनकी ट्रेनिंग जर्मनी से यहाँ पे दी जाएगी और अपने लोगों को एक अच्छी वर्कशॉप के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और इस प्रांत के मिनिस्टर प्रेसिडेंट मारियो वोगोइट, जो अभी हैदराबाद की यात्रा पे थे,
इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत हैदराबाद में एक जर्मन भाषा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा और हैदराबाद को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये पदभार ग्रहण किया है सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन। सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन। ये हमारा कल की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे था। आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे आप देख लीजिए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस जिला पंचायत को सर्वोच्च 5 करोड़ का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। अब हम चलते हैं कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चन की ओर। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन था, कंबोडिया में यूपीआई की स्वीकार्यता शुरू करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है और इसके साथ ही कंबोडिया यूपीआई स्वीकार करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो कंबोडिया यूपीआई स्वीकार करने वाला 9वां देश बन गया है और इसके लिए कंबोडिया का बैंक है ACLEDA, इसके साथ साझेदारी की गई है। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश था भूटान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रशासनिक अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश की क्रिकेट सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है क्रिकेट कनाडा। नेक्स्ट, हाल ही में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाने वाला प्रोजेक्ट उद्यक निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये है सीमा सड़क संगठन से संबंधित है, BRO से संबंधित है और इसका मुख्य कार्य असम और अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों में सड़क निर्माण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना इसका मुख्य कार्य है। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से किन 2 वन क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है तमिलनाडु और केरल में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम और वरुण भारद्वाज इसके नए सचिव बने हैं। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें स्तर के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साल 2025 में वार्षिक सौर ऊर्जा वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये बन गया है भारत। पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CIG इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है विनोद राय। इसके संपादक है विनोद राय। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित उत्पादक मूल्य सूचकांक और संशोधित थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो 2022-23 और अगले 5 साल बाद WPI को रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक जो है सुचारू रूप से कार्य करेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बच्चों में वेस्टिंग ऊंचाई के हिसाब से कम वजन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। तो ये थी हमारी कल की करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर के बारे में हमने डिटेल से देखा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कल फिर मिलते हैं हम इसी समय आपके साथ। आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।